इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है काशे-रीमान इक्वेशंस, जिनको सिंपली आप CR इक्वेशंस का नाम भी देते हैं। अच्छा, यहां पर एक थ्योरम को स्टेट किया हुआ है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। नेसेसरी कंडीशन से ये मुराद है, अभी हम इसको स्टेट कर देते हैं। सपोज दैट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। f ऑफ z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, u उसका रियल पार्ट है, v उसका इमेजिनरी पार्ट है। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट z के ऊपर। तो उस पॉइंट z का, अगर उस पॉइंट z के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं u के भी और v के एग्जिस्ट करने चाहिए। तो u के दो, क्योंकि u डिपेंड कर रहा है x और y पर, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। पार्शियल u ओवर पार्शियल y फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरह v के भी दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव u और x और y के लिहाज से वो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा ये जो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस, इनको हम काशे-रीमान इक्वेशंस का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा u और v जो है ये दोनों इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो ये दोनों बातें पूरी होंगी। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे और वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। हाँ, ये एनालिटिसिटी की नेसेसरी कंडीशन है। आगे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है जी, सिंस द अबव थ्योरम इज नेसेसरी कंडीशन। ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है ऑफ बीइंग एनालिटिक फंक्शन। तो so we cannot use this theorem to determine whether a function is differentiable or not. अच्छा, इस नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करती हैं तो आप उससे ये नतीजा अखज नहीं कर सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब इसके कन्वर्स के बारे में अभी तक हम कोई राय नहीं दे रहे, हम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ले रहे हैं कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फिर ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। जी, नेक्स्ट आपके पास है क्राइटेरियन फॉर नॉन एनालिटिसिटी। अच्छा, ये जो CR इक्वेशंस हैं, अगर वो हमने पढ़ा कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब है कि अगर दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई नहीं करती या दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं करती, फिर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो लाजमी ये सेटिस्फाई होगी। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो इसका मतलब वो फिर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरम आपको नॉन एनालिटिसिटी के बारे में तो बता सकता है, लेकिन एनालिटिसिटी के बारे में नहीं बता सकता। तो अब ये तरीकाकार जहन में बिठा लें कि जब भी हमने किसी फंक्शन को प्रूफ करना है कि वो नॉन एनालिटिक है, तो उसका तरीकाकार यही होगा कि हम CR इक्वेशंस जो हैं उनको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं। जब ये बात सेटिस्फाई हो जाए कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो नॉन एनालिटिक होगा। जैसे नीचे एक एग्जांपल दी है मैंने कि शो दैट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सॉरी, ये एग्जांपल हम देख रहे थे, वो कहते हैं कि शो दैट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is equal to 2x square plus y plus iota y square minus x is not analytic at any points। कि ये जो फंक्शन है ये किसी पॉइंट पर भी एनालिटिक नहीं है, ये हमने प्रूफ करना है।
यहाँ पर फंक्शन का रियल पार्ट ये u ले लिया मैंने और इमेजिनरी पार्ट मैंने v ले लिया। इनके चारों डेरिवेटिव्स मैंने निकाल लिए। u का x के लिहाज से डेरिवेटिव 4x निकल आया, u का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 निकल आया, v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव -1 आ गया और v का विद रिस्पेक्ट टू y ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब यहां से ये बात तो दुरुस्त है, ये जो पार्शियल u है और पार्शियल v, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कि ये जो सेकंड इक्वेशन थी CR इक्वेशन वो तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन जो फर्स्ट है पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसके बराबर है, ये मेरे पास 4x के बराबर है। और दूसरी तरफ पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसके बराबर है, ये आपके पास 2y के इक्वल है। तो यहां से इस 2 को इस 4 से आप कैंसिल आउट करें तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ जाती है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी अगर पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता हो, सिर्फ इस लाइन पर ये लाई करता हो। अब इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये चूंकि लीनियर इक्वेशन है और इसमें कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन में से पास होगी विद स्लोप 2। तो इस तरह की ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहां से इस इक्वेशन से हम ये नतीजा अखज करते हैं कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट भी एग्जिस्ट करता होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी पॉइंट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब है मिसाल के तौर पर अगर आप ये पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन के ऊपर है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका जो नेबरहुड होगा उस नेबरहुड का तो फिर कोई पॉइंट भी इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये है एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट के ऊपर भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और पूरे नेबरहुड के पॉइंट्स पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, तो नेबरहुड के पॉइंट को तो सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक। एक एग्जांपल हमने यहां पर चूज की है। फंक्शन को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि एक्स वाई के मॉड का स्क्वायर रूट है। तो प्रूफ ये करना है कि ये बल्कि ये एमसीक्यूज उसने पूछे हुए हैं कि ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पर CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, डिफरेंशिएबल है 0 के ऊपर, एनालिटिक है 0 के ऊपर। क्या ये तमाम बातें दुरुस्त हैं? तो ये आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो फिर मैं आपको बता दूंगा। जी यहाँ पर एक और वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा मजेदार रिजल्ट है कि इफ f ऑफ z इज नॉन कांस्टेंट। पहली कंडीशन है कि f ऑफ z जो है ये कांस्टेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर f ऑफ z है, z मॉड स्क्वायर लिखा हुआ है। अब z मॉड स्क्वायर को अगर आप ओपन कर लें तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाता है। इसमें अयोटा वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो देन CR इक्वेशंस डू नॉट होल्ड। ऐसे फंक्शन के लिए CR इक्वेशंस जो है वो होल्ड नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन इसी तरह रियल ऑफ z ये भी x के इक्वल होता है, इमेजिनरी ऑफ z y के इक्वल होता है। तो मॉड z जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। आर्गुमेंट ऑफ z टेंजेंट इनवर्स y ओवर x होता है। तो ये सारे फंक्शन रियल वैल्यूड हैं, नॉन कांस्टेंट हैं, इसीलिए इनको CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो ये सारे के सारे नॉन एनालिटिक फंक्शंस हैं। तो ये ब्यूटीफुल रिजल्ट हमारे सामने आ गया। फंक्शन को देखते ही आप फौरन से बता सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको MCQs पूछ लिया जाता है कि f ऑफ z जो है, f ऑफ z को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि z इंटू z कॉन्जुगेट।
अब हमें ये पता है कि ये तो जी मॉड का स्क्वायर है और जी मॉड स्क्वायर रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन आपके पास एनालिटिक नहीं होगा। दूसरा रिजल्ट यहां पर ये लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ जी इज कांस्टेंट, अगर एफ ऑफ जी कांस्टेंट है तो उस सूरत में जो सी आर इक्वेशंस हैं ये होल्ड करेंगी, मतलब हर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक होता है। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। इसमें काफी सारे हमने रिजल्ट्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ चीजें एनालिटिक